हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है बीपीएससी 6 to 8 के प्रश्नोत्तरी में। और ये प्रश्नोत्तरी आपके प्रीवियस ईयर पेपर की है, जिसके माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पेपर में किस तरह के प्रश्न बनते थे और किस तरह से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि पहले तो लैंग्वेज का पेपर होता है और ये पासिंग मार्क के लिए सिर्फ पेपर कराया जाता है। ये आप लोग, हम आशा करते हैं, जानते होंगे 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, जो कि आपके मेन स्ट्रीम में जुड़ते नहीं हैं। आपको 9 क्वेश्चन करना होता है पासिंग के लिए, बाद में इसको हटा भी दिया गया था। तो हमारा ज़्यादातर उद्देश्य यही है कि हम लोग हिंदी के प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। बाकी प्रश्नों को देख लेते हैं कि आपके प्रश्न किस तरह से बने थे। तो जो आपके रेड कलर के डॉट बने हैं, ये आपका सही उत्तर है। तो देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन से तो हिंदी वालों का पाला दूर दूर तक नहीं रहता है। बाकी यही आपके हिंदी के ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन हिंदी से स्टार्ट होता है। और दरअसल इसमें जब पासिंग मार्क ही करना होता है तो लोग हिंदी के माध्यम से करके निकल जाते हैं आगे। और हमारे सामने देखिए, ये प्रश्न है 9 नंबर कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाष्य से, भाष्य से, भाषा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसे प्रश्न कभी कभी क्या होता है कि लोगों को आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे 1-2 ऑप्शन सही है तो आपको डी ऑप्शन मारना है कि उपयुक्त में एक से अधिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग कन्फ्यूजन में एक ही ऑप्शन ट्रिक करके चले जाते हैं और वो जो 50% की कमी रह जाती है उससे प्रश्न पूरा गलत हो जाता है। तो देखिए, आपका ई ऑप्शन सही जगह, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जो कि इसमें भाष सही रूप नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए, पुराने हिंदी का नामकरण किसने किया था। और देखिए आपके सामने ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। इसको दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग ये देखने की कोशिश करें कि आपका पेपर किस तरह से बना था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। तो आपके स्वयंभू हो जाएंगे। इसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, ये भाषा से संबंधित प्रश्न है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जिसमें पश्चिमी हिंदी इसका भाषा क्षेत्र आ जाएगा और उसमें खड़ी बोली आपका बोली में आ जाएगी। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो धीरेन्द्र वर्मा है। और देखिए, ये रियल प्रश्न है आपके, कहने का मतलब बीपीएससी का पेपर ही है। ये ना समझें आप लोग कि ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर नहीं है, ये बीपीएससी का आपका रियल पेपर है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी। तो सौरसेनी से हुई है। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो 5 है। ठीक है, 5 उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती है। ये 17 नंबर प्रश्न है कि नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद है। तो आपका सही उत्तर हो जाए क्रिया विशेषण। 18 नंबर प्रश्न कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बिहारी की मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न, मैथिली बोली के कवि कौन है। तो विद्यापति आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कि य, घ और थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है, आपको बताना है। और देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए, महाप्राण में आपके वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, तो इसलिए आपका 2 हो जाएगा। तो इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है।
आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, जो पंचमाक्षर होती हैं वही। अगला है कि ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आल। 24 नंबर प्रश्न, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में। जैसे तत्पुरुष समास में उदाहरण होता है कि राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व। 26 नंबर प्रश्न, कर्ण चिन्ह तथा शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं, अ और ई, यही सही हो जाए। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो देखिए महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कि हिंदी में ओष्ठ व्यंजन है, अब इनमें से बताना है कौन सा ओष्ठ है, तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। ठीक है। अगला है 30 नंबर प्रश्न, और यह लैंग्वेज का अंतिम प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें तो आप लोग प्रश्नों को देख करके ही बता सकते हैं कि 9 क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा। मेरिट तो इससे बननी है नहीं, तो हमको ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, बहुत से बहुत 10-15 क्वेश्चन आप सही करके आइए, आपका ये क्वालिफाई रहेगा। इसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल स्टडीज प्लस आपके लैंग्वेज हिंदी, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट, उससे आपका मेरिट बनेगी। टोटल आपके 120 क्वेश्चन हैं जो मेरिट आपके बनाएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट का है और आपके 40 क्वेश्चन ये जनरल स्टडीज का है। तो आइए हम हिंदी लैंग्वेज में देख लेते हैं जनरल स्टडीज के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की पाइकता नहीं हो सकती, तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न, ये देखिए लाभानी वाले क्वेश्चन है कि एक साइकिल इतने % पर बेची गई और इतने में खरीदी गई, तो इसका लागत मूल्य क्या था, तो ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा के दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय 1 से 12 कक्षाएं हैं तो प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो देखिए एक खंड के द्वारा लगाने वाले पेड़ों की और क्लास के हिसाब से डबल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोग जब इसको हल करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 312 पेड़। आप लोग इसको लगा करके देख लीजिएगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 और 9-2 से समान दूरी पर हों। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ये एक ABC कोण दिया गया है। यदि AB की जो दूरी है 16 सेंटीमीटर है, BC की 12 सेंटीमीटर है और AC की 20 सेंटीमीटर है, तो कोण ABC का है और आपको बताना है किस प्रकार का है, तो आपका हो जाएगा समकोण। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है 36 नंबर, ये देख लीजिए। इसके बाद 37 नंबर आप लोग रोक करके लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद 38 नंबर देख लीजिए। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए, एक बरसाती दिन में। 40 नंबर
41, 42 नंबर, 43, ये विज्ञान से संबंधित सब क्वेश्चन है। 44 नंबर, इसके बाद 45 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर, 47 नंबर, 48, इसके बाद 49 नंबर प्रश्न, 50, 51 नंबर, इसके बाद आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर की योजना स्वीकार की है? उड़ीसा। उसके बाद आपका 55 नंबर प्रश्न, 56 नंबर, 57, इसके बाद 58, 59 नंबर, 60, ये फसल से पूछा गया है। 61 नंबर, 62, इसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर देखिए, 65, 66 और 67 नंबर प्रश्न, 68, 69 और ये 70 नंबर। तो ये आपका जनरल स्टडीज तक ये ख़त्म हो गया। अब हमारा आता है हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी पर हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए, जो 71 से 80 नंबर तक प्रश्न है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले प्रश्न हैं और इसमें आपको क्या करना है कि एक आपके पास गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। तो ये हमारा पूरा गद्यांश है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन कर रहा है और ये लास्ट में है कि एक बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, इसको हल करने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसके बाद तब जाइए आप देखिए पैराग्राफ में। तो देखिए आपका जो सही उत्तर होगा कि पूरा विश्व तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो इसमें आपके आके खोजिए ऑप्शन और आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूरा विश्व। उसी तरह से 72 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। उसके बाद 73 नंबर कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 74 नंबर प्रश्न है कि मशीनें किसके एवज में काम करने लगी हैं। तो अकुशल कामगार। जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो उसमें से आपको ये चीज़ें प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे। तो देखिए, हम आपका समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप ये जानें कि आपका पेपर कैसा बना था और इसके माध्यम से हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका पेपर कैसा था। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न है कि हमें नए रास्ते खोजने होंगे। किस क्षेत्र में खोजने होंगे? ऊर्जा, भोजन, पानी और स्वच्छता आदि के लिए। 77 नंबर प्रश्न है कि नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है। तो 1 से अधिक क्षेत्रों में है, मतलब इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 1 से अधिक क्षेत्रों में। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न है कि महामारी रोकने के लिए आवश्यक है संक्रामक रोग प्रबंधन एवं टीकों का विकास। 79 है कि भारत कैसा देश बनने की ओर अग्रसर है। तो विकसित देश। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न है कि 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो भारत। इसके बाद अपठित से 81 से लेकर के 85 तक जो प्रश्न है इस अपठित गद्यांश से रहेंगे और इसके माध्यम से हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो टोटल आप देख रहे हैं कि आपके 15 प्रश्न हो गए अपठित गद्यांश से। और ये देखिए, अपठित गद्यांश ज़्यादा कठिन भी नहीं है, नॉर्मल ही है। आप अगर थोड़ा सा भी जोड़ देंगे तो आप टोटल के टोटल प्रश्न सही कर सकते हैं।
अब देखिए 81 नंबर प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। 82 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न कि जनगणमन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है, इसकी कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति है, इसलिए ये राष्ट्रगान बन गया। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब किया? देखिए ये आपके जो कंप्रहेंशन दिया गया है आपका अपठित गद्यांश, उसी में ये सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो देखिए इसके दो कारण हैं, यानी एक से अधिक, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि उस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बन सके, यही इनका उद्देश्य है। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 86 से 90 तक प्रश्न को आपको क्या करना है कि इसमें जो गद्यांश दिया गया इसको पढ़ करके आपको सही उत्तर का बताना है। और गद्यांश को पढ़ेंगे आप सबसे पहले प्रश्नों को ही देखिएगा कि किस मिट्टी से देह बनी है? तो भारत की मिट्टी से। इसमें आपको मिलेगा कि जिस मिट्टी में तुम्हारा जन्म, जिस भूमि में मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा में तुमने निर्मल जल पिया है, तो अब भाई हमारा देश भारत ही है, तो भारत के देश से हमारा शरीर बना हुआ है, भारत की मिट्टी से, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न है कि किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो गंगा का निर्मल जल पीने का उल्लेख है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न है कि किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती की। 89 नंबर प्रश्न कि किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो सावित्री माता की। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो भारत माता के गौरव की बात कही गई है। 90 नंबर प्रश्न के बाद 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, और ये आपके अपठित के बाद के प्रश्न हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि 70 नंबर तक तो आपको जनरल स्टडी थी, उसके बाद 80 और 90 यानी कि 20 क्वेश्चन जो हैं आपके अपठित गद्यांशों से हैं, और इसमें आप 20 के 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्रश्न हैं इसमें क्या हुआ था, इस पेपर में जो ये बीपीएससी का जूनियर वाला पेपर हुआ था, इसमें व्याकरण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी व्याकरण से। और इसके बाद जो अभी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, री एग्ज़ाम ये जो रद्द हुआ है, उसमें हिंदी साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि साहित्य और व्याकरण दोनों पे पकड़ अच्छी रहे, कि अगर किसी साइड से भी प्रश्न बन रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी बनता है। अगला है 92 नंबर प्रश्न कि सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुण, संख्या, परिमाण है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक। कर्ता का नहीं, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए। ठीक है। अगला 96 नंबर प्रश्न, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को, रूप को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। यहाँ देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला है 97 नंबर प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से किसी क्रिया का समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किस काल का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भविष्यत काल। ठीक है, और देखिए हेतु मध्य इसमें हो जाएगा भविष्यत काल का, क्योंकि कारण कार्य दिया जाता है। जैसे यदि मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता, यदि मैं सोया होता तो सुबह में जल्दी जग गया होता, यदि मैं दौड़ा होता तो दौड़ की परीक्षा में पास हो गया होता। तो ऐसे बनता है। 99 नंबर प्रश्न है कि जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न, देख रहे होंगे आप लोग प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्न नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। जिनकी पकड़ आपके जीएस में अच्छी है वो लोग ज़्यादातर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी के 80 क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला भी आपका 80 क्वेश्चन ही करेगा। आप अगर 75-80 के बीच में रहते हैं तो सामने वाला भी वहीं रहने वाला है। आपका जो मूल ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया बनेगा वो जीएस पोर्शन से बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका फाइट ज़्यादा है और उसको स्टडी करने वाले कम हैं। 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा महोत्सव, महाधनुष्य बराबर महोत्सव। 101 नंबर प्रश्न, ओ आ के बाद ए आए हो तो आए और ओ आ के बाद ओ हो तो औ हो जाता है, यह किस संधि में होता है? तो वृद्धि संधि में। 102 नंबर प्रश्न, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपर्युक्त शब्दों में का शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातृगण, उपयुक्त। ठीक है। 103 नंबर प्रश्न, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। दोस्तों, यदि बिहार से संबंधित आप प्रश्नोत्तरी देखना चाहते हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है बिहार से संबंधित बीपीएससी टीचर के लिए, उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें इससे संबंधित ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ करवाई गई हैं और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्प का परवाची नहीं है? तो रजनीचर। बाकी भुजंग और ये सर्प के परवाची है। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग है। अगला है 106 नंबर प्रश्न कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये कार्य स्वयं से हो रहा है। क्रिया के उस रूपांतर में कौन सा वाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है? तो वहाँ पे कर्तृवाची होता है, और जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाची होता है, और जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वो भाववाची होता है। अगला प्रश्न है 108 नंबर कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है? आपका सही उत्तर हो जाएगा विकर्षण। 109 नंबर प्रश्न, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो इनमें एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। 110 नंबर प्रश्न की ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रुति समभिन्नार्थक। इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो रामविलास शर्मा। बाकी पाणिनि, पतंजलि ये लोग व्याकरणाचार्य हैं। अगला प्रश्न 112 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दो वर्णों के मेल से संधि तथा दो पदों के मेल से समास बनता है, यही सही। 113 नंबर प्रश्न, कि ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का ने। इसके बाद 114 नंबर प्रश्न है कि उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत। इसके बाद 115 नंबर प्रश्न है कि किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य। 116 नंबर प्रश्न, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी में के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो भाववाचक संज्ञा। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो संधि हो जाता है। यहाँ पे अक्षर दिया है, वर्ण रहता है तो लोग ज़्यादा पकड़ पाते हैं। अक्षर का मतलब भी वही होता है। 118 नंबर प्रश्न, कि ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तद्भव कहते हैं। 119 नंबर प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमेश्वर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 121 नंबर प्रश्न, कि जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हों उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ये जो चिन्ह है, जैसे एक बिंदी दे करके और नीचे इस तरह से, इसे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्धविराम। चिन्हों से संबंधित वीडियो हमने पढ़ाया है, आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये अर्धविराम और अल्प विराम, ये ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिला है। इसके बाद 123 नंबर प्रश्न है कि अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या है? तो ये मुहावरा से संबंधित प्रश्न है। अयोग्य से कहना। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं, तो शब्द। य और अलावा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो अंतस्थ। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, तो य, क्योंकि ड़ और न पंचमाक्षर हैं और नासिक के व्यंजन हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए जहाँ पे श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती ही है लगभग, क्योंकि इसमें आपका एक अन्य अर्थ लिया जाता है व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ के माध्यम से। अगर आपको शब्द शक्ति से भी प्रॉब्लम हो तो हमारी आप वीडियो जाके देख सकते हैं शब्द शक्ति से संबंधित। उसमें मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो है। आपका अभिधान लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति पर अच्छी पकड़ हो सकती है। आपको बहुत ही बेहद तरीके से उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। 129 नंबर प्रश्न है कि मुदित माहिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए, यह काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। म की आवृत्ति हुई है और स की भी। इसके बाद 130 नंबर प्रश्न, लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो देखिए छंद में ये देखिए ये लघु मात्रा हो जाती है, ये गुरु मात्रा हो जाती है। ठीक है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो देखिए इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी हमेशा 4 ही मानी है। और आपके जो वासुदेव नंदन हैं उनमें भी जो छंद के भेद हैं उसमें 4 ही दिया गया है। तो ये ऑप्शन
आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप इस पे क्लेम भी कर सकते हैं कि चार ही क्यों होगा, क्योंकि वासुदेव नंदन में चार ही माना गया है। वॉडिक छंद, मातृक छंद, मुक्तक छंद और वर्णवृक छंद, ठीक है, उसके छंद के चार भेद हैं। अगला प्रश्न है 132 नंबर, कि जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे कहते हैं विभाषा या उपभाषा। 133 नंबर प्रश्न, कि सरकारी स्कूलों पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। देखिए ये जो प्रश्न है आपके प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित है, कार्यालय हिंदी से संबंधित है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दें। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? संक्षेप पढ़ के। अगला प्रश्न है कि असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। इनमें कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार है? देखिए ये साहित्य से प्रश्न है, हिंदी साहित्य से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ये इनमें से कोई जैन साहित्यकार है ये नहीं है। अगला प्रश्न है 137 नंबर, कवियों को सही कूट के साथ सुमिलित करना है। नाभादास, तो देखिए नाभादास आपके भक्ति काल के हो जाएंगे। चंद बरदाई, तो ये आदिकाल के हो जाएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो ये आधुनिक काल के हो जाएंगे। और केशव दास आपके रीतिकाल के हो जाएंगे। यानी कि पहले नंबर का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्मली पूछे गए हैं प्रश्न, ज़्यादा साहित्य के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं दिखी है। अगला प्रश्न है कि उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है उन रचनाकारों की रचनाओं को। जैसे यशोधरा क्या है? तो आपका चंपू काव्य है। उसके बाद रश्मि रथी क्या है? तो रश्मि रथी जो है दिनकर जी की खंड काव्य है। उसके बाद बिहारी सस्सई, तो ये बिहारी की मुक्तक रचना है। और रामचरितमानस, तो रामचरितमानस क्या होता है? ये महाकाव्य। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग मुक्तक काव्य का मतलब समझते हैं, ये नहीं कि छंद से मुक्त हो गया, वो तो एक अलग पैटर्न है। मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब चीज़ें देखिए क्या होता है कि एक दोहा के बाद दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, चौथा दोहा आए और सभी का एक दूसरे से संबंध हो। जैसे आप रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो एक दोहा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो एक क्रम से कथा को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बिहारी अपनी रचना किए हैं उनका पहला दोहा जो है वो उसका दूसरे दोहे से कौन ताल्लुके नहीं है, वो अपने में मुक्त है, ये अपने में मुक्त है, तो ये मुक्तक काव्य हो गया। अगला प्रश्न 139 नंबर, ये कूट को मिलान करना है। निर्मला उपन्यास किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, प्रेमचंद। और देखिए तीसरा ऑप्शन एक ही में है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि जब चारों नहीं मिलेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा मिलाना ही पड़ेगा। तो निर्मला, प्रेमचंद, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, कंकाल ये उपन्यास है आपका प्रसाद जी का, और गिरती दीवारें आपका उपेंद्र नाथ का, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 140 नंबर प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण क्या किया था? तो आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। 141 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ये पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। 143 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है, ये इतिहास ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं, उनको मिलान करना है। तो देखिए शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की। तो
ए का चौथा ऑप्शन। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, तीसरा ऑप्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये शुक्ल जी की है, पहला ऑप्शन। मिस्र बंधु विनोद, तो ये हो जाएगा मिस्र बंधुओं की है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 143 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान ही करना है, समास दिया गया है और मिलान करना है कि किस में कौन सा समास है। जैसे अब बताना है कि अव्ययीभाव समास किस में है, तो यथाशक्ति, ये तो प्रचलित उदाहरण है, तो ए का दूसरा ऑप्शन। तत्पुरुष समास किस में है, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये कारक चिन्हों से युक्त है, तो इसमें चौथा हो जाए। फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास किस में है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, लेकिन विच्छेद करने के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात ये पीताम्बर, पहला ऑप्शन। उसके बाद द्वंद्व, हाथापाई, हाथापाई में सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है 144 नंबर, और आपको बताना है कि अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं उनका हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो अकॉर्डिंग, जैसे लोग नहीं कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यही चीज़ सही है, तो अकॉर्डिंग मतलब, तो आपका सही हो जाएगा तदनुसार, ठीक है, ए का तीसरा ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 145 नंबर प्रश्न है, ये लोकोक्तियों को कूट के द्वारा मिलान करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसमें आपका सही जो मिलान हो जाएगा प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम, तो ए का दो ऑप्शन। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथनी और करनी में अंतर, तो ये देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं 146 नंबर, और देखिए वाक्यों को अर्थ के आधार पर मिलान करना है। सही कूट क्या होगा आपका, हम खा चुके, तो ये हो जाएगा विधिवाचक। उसने नहीं खाया, तो ये निषेधवाचक। क्या तुम खा रहे हो, तो ये प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक। तुम खाओ, ये आज्ञावाचक, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 147 नंबर प्रश्न, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। देखिए व्यंजना दो प्रकार की होती है, एक आर्थी व्यंजना, एक शाब्दिक व्यंजना, और ये शाब्दिक व्यंजना के बारे में पूछा है। तो दोस्तों यदि आप लोग शब्द शक्ति के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको शब्द शक्ति के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो 147 का आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होती है। इसके बाद 148 नंबर प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आपका सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो मानो, जनु जानो जानो, जो ये सब चीज़ें जब आती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक 149 नंबर प्रश्न कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इनमें कौन सा छंद है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद। ये आज का अंतिम प्रश्न है कि विभाव क्या है। अनुभाव, विभाव, रस से संबंधित प्रश्न है। तो विभाव वहाँ पे होता है, विभाव भाव के उद्बोधन का कारण होता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और आप लोग इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। बाकी
जो ये री एग्ज़ाम वाली प्रश्नोत्तरी है, जो एग्ज़ाम आपका रद्द हुआ था, उसकी प्रश्नोत्तरी हम लोग कल वाले वीडियोज़ में कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। हम लोग कल उस पर बात करेंगे। तो ये सब देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ताकि आपको सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति ही दिखाई जाए, ज़्यादा उसमें उलझाने की कोशिश नहीं रही है। फिर भी आपका देखिए 40 मिनट के करीब लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। आपको 150 क्वेश्चन करना है और टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत का सामना कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको जो MR भरना है उसमें भी 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट पर बहुत फोकस करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में।